नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। इजराइल और अमेरिका दोनों हमेशा मित्र राष्ट्र रहते हैं, दोस्त रहते हैं। अमेरिका में सरकार कोई भी हो, जो बाइडेन रहे हो या उससे पहले ट्रंप रहे हो या फिर मौजूदा वक्त में ट्रंप रहे हो, लेकिन मौजूदा वक्त में अमेरिका और इजराइल के बीच के हालात कुछ बदले हैं, क्योंकि ट्रंप सीधे तौर पर ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम चला रहा है, तेजी से चला रहा है। इसी को लेकर 5 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच फोन पर बातचीत होती है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की, और कहा ऐसा जा रहा है कि ट्रंप के द्वारा नेतन्याहू को धमका दिया गया है। तीखी नोकझोंक हुई है। ये ठीक वैसी ही है जैसा कि व्हाइट हाउस में बिठाकर कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुआ था, पुतिन के साथ फोन पर हुआ, या फिर उन्हें क्रेजी कहना हो, या फिर साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे रामाफोसा, उनके साथ ये तीखी नोकझोंक करना हो। लेकिन इजराइल के मामले में ये ट्रंप की तीखी नोकझोंक कितनी अलग है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। ये मतलब ट्रंप साहब को हुआ क्या है अब, मतलब नेतन्याहू को धमका दिया? नहीं, देखिए क्या होता है ना, मैं कई बार बात को बोला हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, और वो होता है अपना इंटरेस्ट, अपना पैसा। पैसा हो, इंटरेस्ट किसी भी तरह का, बात पैसे ही नहीं, आपके बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट होते हैं, आपके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, तो बहुत सारे आपके इंटरेस्ट होते हैं। अभी हाल के दिनों में अमेरिका ने जिस प्रकार से सऊदी, कतर, यूएई, इन देशों के साथ जो नजदीकियां बढ़ाई, और नजदीकी बढ़ाने का मतलब नहीं था, इन देशों ने भर भर कर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की बात की। इवन डोनाल्ड ट्रंप को तो पर्सनली खुश भी कर दिया कि ये लोग, तुम इतने करोड़ का एक आपका एयरक्राफ्ट तुम लो, ये मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। तो जब एक पर्सनल केमिस्ट्री और उनके कंट्री को बेनिफिट मिल रहा हो, तो ऐसे में जो कोई ऐसा इंसिडेंट होता है गाजा में जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट माना जाता है, जिसकी दुनिया कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म करती, आलोचना करती है। और हम जैसा आपने कहा कि अमेरिका और इजराइल की जो दोस्ती है वो जग जाहिर है कि वे दोनों क्या है, खास फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उसमें बात क्या होगा कि जब इजराइल का ये बात है कि जब गाजा में फूड सप्लाई हो रहा था और वहां पर फायरिंग हुई जिसमें कुछ फिलिस्तीनी मारे गए, होता क्या है कि इजराइल के द्वारा लीपापोती ये की जाती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले थे वो अमेरिकन से, उनके लापरवाही से क्या हुआ है, ये घटना हुई है। और इजरायली सैनिक ने जो गोलीबारी की, वो जो अव्यवस्था फैली थी उसको व्यवस्थित करने के लिए वहां पर फायरिंग की। ठीक है। होता ये है कि इजराइल ने अमेरिका के ऊपर डाला। अब देखिए, रियलिटी तो हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, अगर अमेरिका के अधिकारी की वजह से हो, लेकिन अमेरिका की वर्ल्ड में क्या होगी इसको लेकर काफी इंसल्ट हुई। तुम तो मानवाधिकार की बात करते हो, ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, और नहीं, जब लोग भूखे लोग खाने के लिए लाइन में खड़े हैं उनके ऊपर तुम गोलियां बरसवा रहे हो। एक तो ये तो 2-3 वजह से बनते हैं। एक तो सऊदी इन सब कंट्रीज के साथ ऊपर से क्या था कि जब इस प्रकार की गोलाबारी हुई तो एक क्वेश्चन अरब वर्ल्ड के ऊपर उठ रहा है कि वैसे तुम इस्लामिक यूनिटी की बात करते हो, इस्लामिक एकता की बात करते हो, और जब इजराइल इस प्रकार की घटना कर रहा है वहां पर, तो तुम्हारे को क्या हो रहा है, साफ समझ जा रहा है, तुम बोल नहीं रहे हो। तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट में कि सऊदी को साथ दूं, यूएई को, कतर को, इनको साथ दूं, ताकि इंटरनेशनल जो इमेज है वो खराब ना हो पाए। वो तो ठीक है सर, वो तो ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा बड़े प्रोस्पेक्टिव में आपसे पूछता हूं। देखिए, अमेरिका और ईरान मतलब दोस्त तो नहीं है, तो अगर दुश्मन नहीं है तो, लेकिन ईरान और इजराइल दुश्मन पूरी तरीके से, सऊदी अरब और ईरान दुश्मन पूरी तरीके से। अब सऊदी अरब से आप $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर गए हैं, कतर से आप $1.2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर गए हैं, पूरे मिडिल ईस्ट से लगभग आप $3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अगर लेकर गए हैं। ईरान को आपने सऊदी के सामने पैरेलल दुश्मन के तौर पर अगर खड़ा कर दिया है, उसके बावजूद आप इजराइल को साइड करके ईरान की तरफ ज्यादा ध्यान देने का मतलब क्या है? मतलब नहीं, देखिए, मैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बिल्कुल सही बात है। अब ईरान पे तो आपने पहले इतने प्रतिबंध लगाए, ईरान से क्या रुपया कमाएंगे? हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
अब सऊदी वगैरह इन सब देशों ने तो पैसा भर भर के अमेरिका को दे दिया, तो अमेरिका का मुंह तो इधर से शांत कर दिया गया। अब ईरान के साथ मैंने आपको जैसे बताया कि ईरान से नजदीकियां बनाने का पूरा प्रयास, हालांकि नजदीकियां हैं, वो है चीन से। और चीन जिस प्रकार से ईरान में 400 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहा है कि हम 400 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या है, ईरान की ओर से टेंशन क्रिएट हो सकती है मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन मिडिल ईस्ट वो पहले वाला मिडिल ईस्ट नहीं है जिसको हम देखें आज से 10 साल पुराना, 5 साल पुराना या 50 साल पुराना। आज का मिडिल ईस्ट अपने आप को बदल रहा है, खासतौर से ये गल्फ कंट्री सऊदी, यूएई, कतर अपने आप को मॉडरेट कर रहे हैं, मॉडरेशन की ओर बढ़ा रहे हैं। रीजन उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं ऑयल वगैरह की, वो पुराने जमाने की बात हो जाएगी, उनके भी डिमांड रही नहीं है। तो ऐसे में ये जो देश है अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, अब विवाद नहीं चाहते। और आप देखिए जब इन देशों के इन्वेस्टमेंट अमेरिका में होंगे और अमेरिका के इन्वेस्टमेंट इनके यहाँ पर होंगे, तो किसी भी तरह का अगर आतंकवादी हब बनता है ये रीजन, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के इन्वेस्टमेंट को और इन देशों के इन्वेस्टमेंट को क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो ईरान को अगर आप साथ लेते हैं, इस पुलिस को शांत कर देते हैं, तो इस पूरे रीजन की एक तरीके से सऊदी लेड आप व्यवस्था को स्टैब्लिश कर देंगे। लेकिन बात यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसराइल को छोड़ने वाला नहीं है। देखिए इसराइल वो लगाम है जिसके माध्यम से पूरे क्षेत्र के अंदर वो अपना प्रभाव रखता है अमेरिका। और इसराइल की लोकेशन, इसराइल एक ऐसी लोकेशन पर अवस्थित कंट्री है जहां से आप अफ्रीका जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, वेस्ट एशिया जा सकते हैं। तो आप एक मुखाने पर खड़े, उसका हाइफा जो पोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है तीनों जगह से ट्रेड करने के लिए। दूसरा, इसराइल की बहुत बड़ी आबादी जो अमेरिका में रहती है, वो रिपब्लिकन पार्टी को काफी हैवी फंडिंग भी करती है। और मैं कह रहा हूं कि आज उसकी है, कल वो बिगड़ जाए, लेकिन इजराइल जो है इनके साथ था, इनके साथ है, इनके साथ रहेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीन को काउंटर करने के लिए ईरान के साथ ये वार्ता चल रही है? बिल्कुल, चीन को रशिया को काउंटर करने के लिए, ताकि ईरान को साइलेंट कर दिया जाए और जो यहाँ पर एक तनाव का दहशतगर्दी या जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल किया जाए। और पूरा का पूरा देखिए सऊदी वगैरह देश क्यों करेंगे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट, क्यों अमेरिका को पैसा देंगे? उनका पैसा देने का एक ही मोटिव है कि भाई हम अपने आप को आधुनिक बना रहे हैं, मॉडरेट बना रहे हैं, हमारे पास जो पैसा है इससे तुम भी कमाओ और हमें भी कमाने दो। थोड़ा सा यहाँ का एनवायरमेंट जो है वो थोड़ा सा शांत कराओ। अगर ऐसा डिस्टर्बेंस रहेगा तो यहाँ पर आतंकवाद पनपेगा, जिससे हमको भी दिक्कत होगी। ठीक है, आप उस ऑब्जेक्टिव को समझिए। अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट ईरान में होता है, इससे अमेरिका को और इजराइल को क्या खतरा है? नहीं देखिए, अब चाइना का इन्वेस्टमेंट होता है, इसराइल तो ईरान को अपना प्राइमरी एनिमी मानता है। ईरान तो ये तमगा लेने के लिए बैठा है कि आई एम द खलीफा ऑफ द इस्लाम। ठीक है। और अगर वो इसराइल को मारता है तो जो सैकड़ों सालों का या कई दशकों का जो इसराइल फिलिस्तीन वॉर है, उस वॉर में ईरान बाजी मारेगा। अब सऊदी, यूएई, कतर, ये 3-4 देशों को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो 57 मुल्क हैं वो सारे थोड़ी रिच हैं इस्लामिक कंट्रीज में, बाकी सब गरीब हैं। तो उन गरीबों के लिए एक ही सामने दिखाई देगा, वो कौन दिखाई देगा? ईरान। वो सब ईरान के पीछे लामबंद हो जाएंगे। और अगर ईरान परमाणु बना लेता है तब? नहीं, मुझे पॉसिबिलिटीज कम लगती है कि ईरान एटॉमिक वेपन बना पाएगा। उसको बनाने नहीं दिया जाएगा, ना तो अमेरिका के द्वारा ना इसराइल के द्वारा। और देखिए एक बात और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग कहूंगा, अभी जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद जो कि ब्लैकमेलिंग को लेकर जो धमकी चलती थी पाकिस्तान की ओर से, उस धमकी को जिस प्रकार से भारत ने नाबूद किया है, मुझे लगता है कि वेपन का भी डर दुनिया के मन से कहीं ना कहीं निकलेगा। उस तरह का फियर नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा उस देश के ऊपर कोई भी अटैक हमला नहीं कर पाएगा, वो देश क्या रहेगा? सेफ रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत ने एक पूरे वर्ल्ड को मैसेज दे दिया कि भैया ऐसा आप मत सोचिए, ऐसा सोच के बात नहीं बनेगी। न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्री पर अटैक किया सकता है, बशर्ते
आप प्रिपेयर क्या हो, प्रिपेयर हो, आप पूरा फुल क्या हो, फुल प्रिपरेशन आपकी हो। ठीक है सर। सर एक हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपसे पूछता हूं, हालांकि ऐसा कुछ शायद होगा नहीं होगा। जिस तरीके से ट्रंप का जो रवैया है इजराइल को लेकर अब सामने आया, भारत को लेकर जो रवैया है, अगर इजराइल और भारत मिलकर कोई जवाब देना चाहे ट्रंप को, तब क्या ट्रंप की अकल ठिकाने आएगी? क्योंकि चाइना के मामले में तो अकल ठिकाने आ गई, 145% का टैरिफ घटा दिया, सप्लाई चेन है चाइना, सप्लाई टूट गई दुनिया की। तो क्या इजराइल और भारत भी ऐसा कुछ कर सकते हैं मिलकर? देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको। अभी जयशंकर जी विदेश यात्रा पर थे, उनसे किसी ने पूछा यही प्रश्न कुछ ऐसे मिलता जुलता हुआ, तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में रशिया अमेरिका कंफ्यूज हो सकता है, कोई और देश कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन इस समय एक देश की विदेश नीति कतई कंफ्यूज नहीं है, वो है भारत। भारत की विदेश नीति बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज नहीं है। हम पूरे फुल कॉन्फिडेंट हैं। हमें पता है अमेरिका के जो स्टैंड बदलने लगा था, ये उसके कंफ्यूजन को दिखा रहे हैं कि अमेरिका कैसे भी करके अपने जो सुपर पावर का जो तमगा है उसको बनाए रखना चाहता है। वो तो बना हुआ है, उसके आसपास तो कोई है नहीं। $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, वो कहां जा रहा है? नहीं, बात क्या ना, 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने से तो नहीं होता है। पैसा, आपने कहावत सुनी होगी गांव देहात में कि पैसा अपने आप को डबल करता है। आपकी ग्रोथ रेट देखी जाती है, आपकी ग्रोथ रेट 2% में नहीं है। आप 30 ट्रिलियन है, अब मान लो हमारी ग्रोथ रेट 8% है। आज हम 4 ट्रिलियन के हैं, तो 4 ट्रिलियन के 8 ट्रिलियन कब होंगे, कब 8 के आपके क्या होंगे, 16 होंगे, कब 16 के 32 होंगे, ये पता नहीं चलेगा। ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है। नहीं सर, वो विकसित देश है, जाहिर सी बात है ग्रोथ रेट कम होगा। हम विकासशील हैं, जाहिर सी बात है हमारा ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। तो खैर वो तो एक अलग मसला है। लेकिन आपको लगता है कि भारत और इजराइल भी मिलकर कोई जवाब नहीं दे सकते ट्रंप को? नहीं, मैं कह रहा ट्रंप को जवाब देने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब कोई कंट्री इस प्रकार से अपने लगातार नहीं, कोई कंट्री अगर पैसे वाली है तो वो किसी भी तरीके से अपना फैसला नहीं थोप सकती ना किसी भी देश के ऊपर। उसकी भी कुछ संप्रभुता है, उसकी भी जो है लोगों के बीच में कुछ, उसे भी जाना पड़ता है। देखिए, सार्वभौमिकरण के दौर में तो कोई भी देश अगर सोचे मैं पूर्ण रूप से संप्रभुता को लेकर चल रहा हूं, तो वो थोड़ा संभव कम हो पाता है। यहाँ पर एक दो समझौते करने पड़ते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं अपनी चौधरात को लेकर चलूं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल। तो जेडी वेंस ने खुद एक्सेप्ट किया है कि अब वो पुराने दिन अमेरिका के वापस आने वाले नहीं है। बस ये जरूर कि अमेरिका अपने आप को ताकतवर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा सुपर पावर बनने के लिए केवल पैसा ही नहीं, बल्कि वेपन, टेक्नोलॉजी, सेना, बहुत सारी चीजों की आपको क्या आवश्यकता पड़ती है। तो अमेरिका में कई जगह बहुत ज्यादा लैग खा रहा है कंपैरिजन ऑफ द अदर कंट्रीज। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। बाकी जिस तरीके से ये रिश्ते फिलहाल बदल रहे हैं ट्रंप के आने से, जिस तरीके से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वो वाकई में देखने दिलचस्प होगा कि अब जो 5 दौर की वार्ता अमेरिका की ईरान के साथ हुई है, उसके बाद डील क्या होती है। क्योंकि ट्रंप जो है वो व्यापारी ट्रंप है, बिना पैसे के चलते नहीं है। मिडिल ईस्ट से भी लगभग $3 ट्रिलियन के करीब उगाही करके वो लेकर गए हैं। अब अगर ईरान के साथ भी कोई डील होती है तो जाहिर सी बात है कि उगाही वहां से भी करेंगे, लेकिन उगाही कितनी करेंगे, किन शर्तों पर करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। दर्शकों, आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।